हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर आप अपने ब्लॉग को किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे कमाई होती है और ब्लॉगर्स कैसे लाखों रुपए महीना कमाते हैं। तो एक ब्लॉग को मोनेटाइज करने के 4 कॉमन तरीके होते हैं। सबसे पहला है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या होता है उसको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा तरीका है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के जरिए आप अपने ब्लॉग की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो, प्लस इससे कमाई भी बहुत अच्छी होती है। पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कैसे आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए कमाई कर सकते हो। थर्ड वन इज गूगल एडसेंस। मुझे बताने की जरूरत नहीं गूगल एडसेंस क्या है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है गूगल एडसेंस क्या होता है, और डिटेल में समझेंगे। एंड लास्ट वन इज एफिलिएट प्रोडक्ट्स। इससे लोग बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं। तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स आखिर आप किस तरह से अपने ब्लॉग से प्रमोट कर सकते हो, क्या होते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर डिस्प्ले एड्स। Companies brands provides an image that you can put on your blog and they are ready to pay for it. This is also called display advertising. Display ad का सीधा सा मतलब होता है आपका ब्लॉग है, कंपनीज आपको कुछ इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, आप अपने ब्लॉग पे उन इमेजेस को बस रख दो और उसके वो आपको पैसे पे करती हैं। पैसे मतलब डॉलर्स या फिर हजारों में इंडियन रुपीज ही पे करती हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले एड्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है जैसे कि 300 बाई 250 पिक्सल। जब कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी ना तो कंपनीज आपसे पूछती हैं भाई कि आपके पास एक्चुअल में कितना स्पेस अवेलेबल है, आप किस साइज की इमेज को डिस्प्ले एड के तौर पे पुट कर सकते हो। तो आपको अपने ब्लॉग में चेक करना होता है भाई कि आपके पास कितना बड़ा स्पेस है। एक स्टैंडर्ड साइज होता है 300 बाई 250 पिक्सल का। जैसे मान लो ये पास्ता की एक इमेज मैंने लगा रखी है, कोई कंपनी है जो इस तरह के स्नैक्स बनाती है, उसने आपसे कॉन्टैक्ट किया और बोला भाई कि मेरा ये डिस्प्ले एड है 300 बाई 250 पिक्सल का, ये आप अपने ब्लॉग पे लगा लो। तो आप इस इमेज को अपने ब्लॉग पे अपलोड कर लो। और इसकी हम चार्जिंग कैसे करते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं या ईयरली बेसिस पे। मतलब जो आपका ब्लॉग है ना, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है तो वहां पर आप किसी भी कंपनी का एड डिस्प्ले करवा सकते हो और उनसे महीने का चार्ज ले सकते हो या आप 1 साल का चार्ज ले सकते हो। मंथली चार्ज का मतलब यह है कि 1 महीने तक वो इमेज लगी रहेगी और आप उनसे रेंट वसूलते रहो, या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा स्टैंडर्ड साइज होता है डिस्प्ले एड का 728 बाई 90 पिक्सल का। अक्सर ये लैंडस्केप फॉर्मेट में एड डिस्प्ले होता है, कई सारी वेबसाइट्स पे देखा भी होगा, जैसे डमी एड यहां पे देख लो आप। इस तरह का एड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपके ब्लॉग के ऊपर 728 बाई 90 पिक्सल का एक स्पेस खाली है तो आप उस स्पेस को मोनेटाइज कर सकते हो डिस्प्ले एड से। कंपनी को बता दो भाई कि मेरे पास 728 बाई 90 पिक्सल का एरिया अवेलेबल है, आप एड सेंड करो और हम वहां पे लगा देंगे। ये जो एड की इमेजेस होती है ना, ये कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड स्टैंडर्ड साइज इज 300 बाई 600 पिक्सल का। कुछ इस तरह का एक वर्टिकल एड होता है जो आप अपने साइड बार वगैरह में रख सकते हो और ये हर एक आर्टिकल के पेज पे दिखाई देता है। तो 3 तरह के कॉमन साइजेस होते हैं या स्टैंडर्ड साइज होते हैं डिस्प्ले एड्स के। अब अगला तरीका है गेस्ट पोस्टिंग, जिसके जरिए आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो और कमाई कर सकते हो। गेस्ट पोस्ट क्या होती है, समवन राइट एन आर्टिकल रिलेटेड टू योर निश एंड दे वांट टू प्लेस दैट आर्टिकल ऑन योर ब्लॉग इन रिटर्न ऑफ अ बैकलिंक। इसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई बंदा है जो आपके ही निश में काम करता है, मतलब उसने भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है और आपके सेम निश में है। जिस निश में आप आर्टिकल लिखते हो सेम उसी निश में वो भी आर्टिकल लिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर मेरा कोई ब्लॉग है और मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखता हूं, एक दूसरा बंदा है वो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखता है अपने ब्लॉग के ऊपर। अब चूंकि जब हम एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमारे ब्लॉग की कोई रेपुटेशन नहीं होती है गूगल के सामने। रेपुटेशन को इंप्रूव करने के लिए हमें बैकलिंक्स की जरूरत पड़ती है। मान लो वो जो दूसरा बंदा है ना, उसने नया नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ऑफ कोर्स उसको रेपुटेशन इंप्रूव करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी। उसे बैकलिंक चाहिए मुझसे। अब मैं डायरेक्टली ऐसे किसी को तो बैकलिंक प्रोवाइड करूंगा नहीं। अब मान लेते हैं उस बंदे का नया नया ब्लॉग है, बिल्कुल नया ब्लॉग है, तो गूगल के सामने कोई रेपुटेशन नहीं होगी, कोई डोमेन अथॉरिटी वगैरह नहीं होगी। तो उस बंदे को एक बैकलिंक चाहिए या एक या मल्टीपल बैकलिंक्स चाहिए जिसकी हेल्प से उसके ब्लॉग की रेपुटेशन इंप्रूव होती है गूगल के सामने। बट चूंकि मैं डायरेक्टली उसे बैकलिंक तो दूंगा नहीं, भाई मुझसे कहेगा भाई कि सर आपका भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ब्लॉग है, क्या एक बैकलिंक दोगे? ऐसे कोई भी किसी को बैकलिंक प्रोवाइड नहीं करता है। तो अब वो बंदा क्या करेगा, वो एक आर्टिकल लिखेगा, कुछ इस तरह का आर्टिकल उसने लिखा है, ठीक है। अभी अपने ब्लॉग पे उसने पब्लिश नहीं किया है, बस एक वर्ड फाइल में इस तरह का उसने आर्टिकल लिखा है। अब उस आर्टिकल के अंदर वेबसाइट बिल्डर्स वाला जो टेक्स्ट है, मान लो उसने एज अ एंकर टेक्स्ट रखा है और उसमें एक लिंक लगाया हुआ है। वो लिंक किस ब्लॉग का है, उसके खुद का ब्लॉग का लिंक है। मतलब बंदे ने वर्ड
वर्ड फाइल में, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होती है, उसमें पूरा एक आर्टिकल लिख के रखा हुआ है। वेबसाइट बिल्डर्स वाला जो टेक्स्ट है उसको उसने हाइपरलिंक में कन्वर्ट किया है, और जो उसका ओरिजिनल ब्लॉग है, जैसे मान लो hissite.com उसका ब्लॉग है, उसने इस वेबसाइट बिल्डर में अपने ही ब्लॉग का यूआरएल पुट किया हुआ है। अब ये बंदा क्या करेगा, ये मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, मुझे कहेगा सर मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखा हुआ है, आप इस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पब्लिश करो। मान लो मेरा ब्लॉग है mysite.com, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या बोला कि सर मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में बढ़िया सा आर्टिकल लिखा है जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, आप चाहो तो उस आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर लो। जब मैं इसके आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे अगर पब्लिश कर लेता हूं, मेरा ब्लॉग कौन सा है, mysite.com, अगर मैं अपने ब्लॉग पे इसके आर्टिकल को पब्लिश करूंगा तो उसके आर्टिकल में जो वेबसाइट बिल्डर्स था ना, उसमें उसने किसका लिंक लगाया हुआ था, अपने ब्लॉग का लिंक लगाया था। तो इस बंदे को मेरी तरफ से एक बैकलिंक मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? बंदा ये है, इसका ब्लॉग है hissite.com और मेरा ब्लॉग है mysite.com। इसने मुझे एक आर्टिकल उठा के दिया, उस आर्टिकल को मैंने अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर दिया, और उस आर्टिकल के अंदर वेबसाइट बिल्डर्स नाम का एक टेक्स्ट था, और उस टेक्स्ट में इसने अपने ब्लॉग का लिंक लगाया हुआ था। तो मेरी तरफ से इसको एक बैकलिंक मिल जाएगा। अब मैं ऐसे तो इसके आर्टिकल को अपने ब्लॉग पे पब्लिश नहीं करूंगा ना, तो ये मुझे उसके पैसे पे कर सकता है। कहेगा सर मैं आपको $100 दूंगा, आप ये आर्टिकल अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर लो, ये जो आर्टिकल है ये आपकी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, मतलब आपके निश में ही आता है, मैं इसका पे आउट भी करूंगा। तो $100 की मेरी कमाई हो जाएगी। ये $100 मतलब एक स्टैंडर्ड प्राइस मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। मान लो $100 ने मुझे पे कर दिया, वो मेरी इनकम जनरेट हो गई, और मुझे एक अच्छा खासा आर्टिकल भी मिल गया अपने ब्लॉग के लिए, और उस बंदे को एक बैकलिंक मिल गया। तो ये गेस्ट पोस्टिंग कहलाती है। इस बंदे ने एज अ मेहमान मेरे ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया, यानी इसने एज अ गेस्ट पोस्ट आकर के आर्टिकल पब्लिश किया, और इसके मुझे ये पैसे भी पे कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। अब थर्ड तरीका क्या होता है, थर्ड मेथड है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है, लाइव समझो। जैसे मेरा ये आर्टिकल है, मैंने लिखा हुआ है, यहां पर आप देखो ये ऐड दिखाई दे रहा है ना, जीरा सर्विस मैनेजमेंट करके। ये ऐड मैंने नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ गूगल एडसेंस का कोड यहां पे पेस्ट किया हुआ है। गूगल अपने आप इस ऐड को दिखा रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे ना, क्या लिखा है, एड्स बाय गूगल। स्क्रॉल डाउन करते हैं, शायद कहीं और पे भी ऐड आ रहा है। देखो एक और ऐड आ रहा है किसी दूसरी कंपनी का, मोंगो डीबी एटलस नाम की कोई कंपनी होगी, ऑल इन वन प्लेस कोई प्रोडक्ट होगा। ये ऐड भी गूगल की तरफ से है। अब गूगल एडसेंस गूगल की एक सर्विस है जो आपके ब्लॉग पे ऐड डिस्प्ले करवाती है। जितनी ज्यादा बार आपके ब्लॉग पे ऐड डिस्प्ले होगा और जितनी ज्यादा बार वो ऐड लोगों के द्वारा देखा जाएगा, आपको गूगल कुछ अमाउंट पे करता है। तो ये जो सर्विस है इसका नाम है गूगल एडसेंस। आपने अक्सर कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जब आप उन पे जाते हो तो वहां पे कई सारे डिफरेंट एड्स दिखाई दे रहे होते हैं। आप उन एड्स को देख रहे हो ना, तो जिस वेबसाइट पे, जिस ब्लॉग के ऊपर वो ऐड डिस्प्ले हो रहा है, उस वेबसाइट या उस ब्लॉग ओनर को कमाई हो रही होती है, गूगल वाले उसको अमाउंट पे करते हैं। तो गूगल एडसेंस के जरिए भी आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो। इसके कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सबको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। जैसे कि आपके सारे लीगल पेजेस रेडी होने चाहिए आपके ब्लॉग के ऊपर। जो लीगल पेजेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं, आपके ब्लॉग पे एटलीस्ट 30 से 40 रियल आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी एआई टूल से कॉपी पेस्ट मत कर देना, वरना गूगल की टीम कभी भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगी। आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, नेविगेशन मेन्यूज प्रॉपर तरीके से आपको पुट करने हैं, अपना लोगो पुट करना है, अबाउट अस पेज आपका रेडी होना चाहिए, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक बार अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, देन यू विल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। इवन मैं आपको अपने गूगल एडसेंस की भी अर्निंग यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं adsense.google.com पे। ये गूगल एडसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जब आप एक नया ब्लॉग सेटअप करते हो ना, तो एकदम से आकर के यहाँ पे अकाउंट क्रिएट मत कर लेना, वेबसाइट सबमिट मत करना, आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। कम से कम 3 से 4 महीने पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 महीने पुराना डोमेन, उस पर ब्लॉग पोस्ट आपको रेगुलरली पब्लिश करना है। जब आपके ब्लॉग पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, 10, 15, 20, 50 लोग एटलीस्ट आना शुरू हो जाए, उसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको पूरे के पूरे फुलफिल करने होते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर एक बार मैं साइन इन करता हूं अपने अकाउंट में, और मैं आपको रीसेंट पेमेंट दिखाता हूं गूगल एडसेंस की तरफ से जो आई हुई है। अपने आईडी को ओपन करूंगा मैं। सो ये हम पेमेंट्स वाले पेज पे आ गए। आई थिंक कुछ मैसेज वगैरह भी आया हुआ है GDPR से रिलेटेड। एनीवेज,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 अप्रैल को 5677.76 यूएस डॉलर्स रिसीव हुआ है। हर महीने की 21 तारीख को गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट आती है। अभी अप्रैल में थोड़ी कमाई कम हुई है। ये जो अर्निंग है ना, ये मार्च की थी। अभी अप्रैल में 4635 यूएस डॉलर्स यहाँ पे काउंट दिखा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहता है प्राइस। देखो अभी 1 से 28 अप्रैल 2024 तक का कितना दिखा रहा है, 4612.59, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले लेगा। आज 28 अप्रैल है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है। एक बार मैं आपको अपना बैंक अकाउंट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हुआ था। तो ये आप देखो यहाँ पर कहाँ गया ट्रांजैक्शन, ये रहा। 24 अप्रैल को मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गई है। 21 अप्रैल को गूगल वालों ने भेजी। 2-3 दिन बैंक को प्रोसेस करने में लग जाता है। तो यूएस डॉलर्स में देखो ये पेमेंट थी 567.76 है ना, और 82 के रेट से इन्होंने इसको ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट में। तो तकरीबन 4,65,689.88 यूएस डॉलर्स, सॉरी इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर्स नहीं, इंडियन रुपीज रिसीव हुआ है। तो गूगल एडसेंस देखो कमाई अच्छी होती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से पहले ब्लॉग को सेटअप करो। देखो ब्लॉग में ना एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है। मुझे यहां तक पहुंचने में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा है। मतलब इससे पहले भी अर्निंग होती थी, बट कम होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट 2 साल से ना अर्निंग ज्यादा हो रही है। अर्निंग क्यों ज्यादा हो रही है? ज्यादा से ज्यादा लोग ना अब इंटरनेट पे आ गए हैं। मोस्टली लोग पहले मतलब इतना बिलीव नहीं करते थे ब्लॉग्स वगैरह पे, बट जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है, हर एक बंदा गूगल पे बैठा रहता है, कोई ना कोई चीज़ सर्च कर ही रहा है, तो ब्लॉगर्स की कमाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए आपको ब्लॉग सेटअप करना ही चाहिए, और पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा हो भाई 1 महीने 2 महीने 4 महीने में रिजल्ट मिलेगा, तो ब्लॉगिंग मत कीजिएगा। ब्लॉगिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग गेम। लेकिन एक बार अगर आपका ब्लॉग सेटअप हो गया, ट्रैफिक आना शुरू हो गया, जो कि मुश्किल नहीं है, देन ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो हमारा तीसरा तरीका था गूगल एडसेंस का। फोर्थ मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। अभी चलते हैं अमेजन पे। अमेजन पे आप देखो जैसे कई सारे यहां पे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स से ये वाला एक मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड है प्रोग्रेड का। ओपन हो जाए भाई, इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब अमेजन वालों ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। प्रोग्राम क्या है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और कोई बंदा आपके लिंक से इस प्रोडक्ट को अगर परचेज कर लेता है, तो ये जो टोटल अमाउंट है ना 14,543 रुपए, इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलेगा। जितनी बार लोग खरीदेंगे आपके लिंक के जरिए इस प्रोडक्ट को, हर सेल पे आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो सिर्फ अमेजन ही नहीं, और भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सब एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं। आप अपना लिंक बनवा लो उनसे, जो लिंक आप प्रमोट करोगे अपने ब्लॉग पे। कोई भी यूजर उस लिंक पे अगर क्लिक करता है और प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो हर एक सेल पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अब चूंकि ये एक अमेजन पे प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो यहां पर आप देखो टेक्स्ट में अगर मैं जाऊंगा ना, तो यहां पर मैं एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकता हूं। ये लिंक है, इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा। अब इस लिंक को मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूं। ये जो मेरा आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल है, एक बार इसको मैं ओपन करता हूं। चलो ये वाला जो आर्टिकल है ना, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, इसको मैंने ओपन किया और इसे हम एडिट करते हैं। अब इस लिंक को मैं अपने आर्टिकल में कहीं ना कहीं रख दूंगा। लेट्स से यहां पर एक काम करते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं, दिस मेमोरी कार्ड इज ग्रेट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग्स अप टू 8K, ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया। और जो मेमोरी कार्ड है ना, इसको मैं लिंक में कन्वर्ट कर देता हूं और इसमें पुट कर दूंगा मैं एफिलिएट लिंक। ठीक है, अब पोस्ट को अपडेट कर देते हैं और फ्रंट पेज को हम ओपन करेंगे। ओके, व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ यहां पर मैंने मेमोरी कार्ड जो वर्ड है ना, इसमें एक लिंक लगाया हुआ है जो कि एक एफिलिएट लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अमेजन की वेबसाइट ओपन हो जाती है। मतलब कोई यूजर अगर मेरे ब्लॉग के ऊपर आया, वो आर्टिकल को रीड कर रहा है और किसी एक लिंक पे उसने क्लिक किया है जो कि एक एफिलिएट लिंक है, देन अमेजन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो यहां से अगर इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो अमेजन को मालूम चल जाएगा भाई कि ये लिंक जो है ना वो मेरा लिंक था। मेरे लिंक के जरिए अगर बंदे ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है तो मैंने अमेजन के लिए मार्केटिंग की है, तो उसके बेसिस पे वो इस अमाउंट में से कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मुझे प्रोवाइड करेगा, जो मेरी मेहनत का फल मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉग पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और बहुत तगड़ी कमाई कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपने ब्लॉग में, तभी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। एंड ट्रस्ट में, ब्लॉग से लोग बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप अमेजन प्रोडक्ट्स को भी अपने ब्लॉग में प्रमोट कर
कर सकते हो। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि जिस निश में आपका ब्लॉग है उस निश से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। अब ऐसा मत करना कि डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं किचन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दूं, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दूं। टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक ब्लॉग बनाते हो, मान लो आपने एक निश चूज किया है डिजिटल मार्केटिंग, तो डेफिनेटली उस पर किस तरह की ऑडियंस आएगी? जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। अब अगर आप उस डिजिटल मार्केटिंग वाले ब्लॉग के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है और आपकी ऑडियंस से काम के हैं, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली बिक सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग की है, आप वहां पर स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या आप बाइक की एक्सेसरीज प्रमोट कर रहे हो, तो उस केस में जो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग वाली है, ना कि मोटर बाइक वाली है, ना कि किचन वाली है। तो आपको अपने निश से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिलिएट प्रोग्राम्स को साइन अप करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।